हेलो एस्पिरेंट्स, बालाजी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आने वाले सभी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब तक हमारे द्वारा 16 वीडियो केवल मध्यकालीन भारत के इतिहास का अपलोड किया जा चुका है। उम्मीद है आप सभी ने सारी क्लासेस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत आसानी से मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित जितने वीडियो हैं वो एक जगह पर प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश को देखने जा रहे हैं और मुगल वंश का भी यह तीसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने बाबर, उसके बाद हुमायूं और शेरशाह तक पढ़ चुके हैं और आज हमारा यह तीसरा वीडियो है मुगल वंश का, जिसमें हम अकबर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। अकबर से लगातार आप लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा। अपने नोट्स को पढ़िए, रिवाइज करिए और साथ में एमसीक्यूज और नोट्स के साथ आप हमारे वीडियो को देखते जाइए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का वीडियो नंबर 17 और मुगल वंश से संबंधित वीडियो नंबर 3, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अकबर को। ठीक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। यहाँ की पहली लाइन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली लाइन ही यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अकबर था, अकबर का जो जन्म है वो जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो वीर साल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया था। ठीक है, ये एक पेज कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें से, तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस समय अकबर की जो आयु थी वो 14 वर्ष थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फर्जंद पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। तो बैरम खां कौन था? बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील अर्थात वजीर नियुक्त किया था तथा उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहा राजपूतों से स्थापित किया था। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल या भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ।
उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरका भाई, या जिसे प्रचलित में जोधाबाई के नाम से जाना जाता था, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर ने उसे राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल या भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम, जिनका नाम क्या था, जहांगीर, का जन्म हुआ। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया। ठीक है, अकबर ने कहाँ अपना समर्थन व्यक्त किया? चिश्तिया संप्रदाय में अपना समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी क्या हो, बंध्या हो, अर्थात उसकी पहली पत्नी से उसको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति ना हो, तभी उसको दूसरा विवाह करना चाहिए। महाम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो महामंगा के बेटे की हत्या स्वयं अकबर ने की थी और उसका कारण ये था कि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। ठीक है, अकबर ने वहां कब आक्रमण किया? 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस बीच रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 में मारवाड़ के शासक राजा चंद्रसेन ने भाद्राजून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वह है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील की दूरी पर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था और इस युद्ध में राणा को हार का सामना करना पड़ा था और राणा पराजित हुए थे और फिर उन्होंने कहाँ जाकर शरण ली थी? अरावली की पहाड़ियों में जाकर के उन्हें शरण लेनी पड़ी थी। मेवाड़ राज्य ने अकबर को संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध किया। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी। ठीक है, तो जहांगीर ने किससे संधि की थी? राणा अमर सिंह जो कि राणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने जहांगीर से संधि की थी। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ किया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। ठीक है, किसे बुलाया? अबुल फजल को, अपने दोस्त को उन्होंने बुलाया।
उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदीला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। तो अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? अबुल फजल की जो हत्या है वो किसने करवाई? सलीम ने करवाई, ठीक है। और किसने किया था? वीर सिंह देव ने हत्या की थी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत ही बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक था। अकबर बहुत ही समझदार था। उसे पता था कि चूंकि भारत जो है वो हिंदू की अधिकता वाला राज्य है, अतः अगर यहाँ शासन करना है तो उसे क्या करना होगा? उन्हें बहुसंख्यक जो हिंदू है उसकी जनता का सहयोग प्राप्त करना होगा। उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसलिए उसने क्या किया था कि उसे राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या की, ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है शेर शाह सूरी को, ठीक है। देखते हैं आगे। उसका प्रांतीय प्रशासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी उसके समय सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार का स्वरूप बनी, ठीक है। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे विस्तृत था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक था? अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतः वह प्रशा के फ्रेडरिक महान इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसका शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में क्या था? कानून की दृष्टि में जितने भी लोग थे वो सभी लोगों को वो समान दृष्टि से देखता था। हिंदू मुसलमान की बात वह नहीं करता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्य सैन्य विभाग का प्रमुख था। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। उसका कार्य सैनिकों को वेतन सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, ठीक है। तो घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी वो सबसे पहले किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और उसके बाद इस प्रथा को फिर से किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया, जिसमें सेनापति अपने घोड़े बदल ना सके अथवा एक घोड़े को 2 बार प्रस्तुत ना कर सके। 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक को संगठित किया। तो सैनिकों को संगठित करने के लिए क्या किया अकबर ने? मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद होता है। क्या होता है? मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेणी या पद होता है। मनसबदार का अर्थ अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसकी अकबर की जो मनसबदारी की जो व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए किया जाता था। तो दीवान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? खजाना विभाग के लिए किया जाता था। अकबर के शासन काल के 90वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता रहा, ठीक है। तो इसे किसने संभाला था? मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह ने संभाला। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान कौन होता था? जो आर्थिक मामले थे उसका वो क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था।
मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। ठीक है, विशेष रूप से ये जो प्रथा थी वो कहाँ से ली गई थी? मध्य एशिया से ली गई थी। मंगोलिया जो जहाँ रहते हैं उन लोगों से यह व्यवस्था ली गई थी। देखिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। ठीक है, ये जो मनसब प्राप्तकर्ता थे वो कितने वर्गों में विभक्त थे? वे 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 से कम मनसबदार, 500 से 2500 तक अमीर तथा 2500 से ऊपर वाले अमीर आजम कहलाते थे। ठीक है, तो सबका अलग अलग उन्होंने नाम दिया था। 10 से 500 तक के जो थे मनसबदार थे, और जो 500 से लेकर 2500 तक थे वो अमीर थे, और उसके बाद अमीर आजम कहलाए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो कौन सी प्रणाली का प्रचलन हुआ था? जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी आधारित थी। ठीक है, अकबर से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसके हर शब्द को आप लोग ध्यान से ही समझें। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। ठीक है, जो टोडरमल था उन्होंने क्या किया था? भू राजस्व प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से चलाया था। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईने दहसाला, ठीक है, ये जो आईने दहसाला था, इस आईने दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, नामक कई प्रणाली शुरू की। मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? इसको शुरुआत किसने किया था? टोडरमल ने ही किया था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उसका 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो कितना हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था? 1/3 जो हिस्सा है वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, अकबर के शासनकाल में ऐसा होता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तो किसे सर्वप्रथम कब उल्लेख किया गया था? एक स्वतंत्र धर्म के रूप में, दीन इलाही के रूप में, दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में स्वीकार किया गया था। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में 1568-69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण प्रारंभ किया। इनमें जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवान आम, दीवान खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बिरबल की कोठी आदि प्रमुख थे। ठीक है, तो ये सब कहाँ थे? ये सब जो थे वो कहाँ पर थे? ये सब फतेहपुर सिकरी में थे। पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। ये महल इतना अधिक सुंदर था कि इस फतेहपुर सिकरी को क्या कहा गया? स्थापत्य कला का मोती कहा गया। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप इसे बनाया गया था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा। तो किस विजय के पश्चात कहा जाने लगा? गुजरात के विजय के बाद इसे क्या कहा गया? फतेहपुर सिकरी को सीकरी को क्या कहा गया? फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा।
एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है, और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण भी क्या किया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अकबर ने तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों को के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, दीन इलाही, दीन इलाही जो था वो क्या था? वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचारधारा या पद्धति थी। नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। ठीक है, इसका जो प्रधान पुरोहित वो था, वो कौन था? अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल, ठीक है, ने इसे स्वीकार किया था। और बीरबल का नाम क्या था? ये भी आप याद रखेंगे, बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु इसका जो निर्माण है वो जहांगीर ने 1653 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है और इसकी विशेषता यह है कि यह गुंबद विहीन है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? कि यह गुंबद विहीन है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी, अकबर का जो राजकवि था वो क्या कौन था? फैजी था। फैदी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रज़्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत को किस नाम से? रज़्मनामा के नाम से किया था। और किस में किया था? फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया था। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने क्या किया था? रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो देखिए, जितने भी हमारे अच्छे ग्रंथ थे, चाहे वो क्यों ना रामायण हो, चाहे महाभारत हो, ठीक है, लीलावती हो और कालिया दमन हो, इन सभी का क्या किया था? अकबर ने फारसी में अनुवाद कराया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था। ठीक है, कौन था? कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अब यहाँ पर फिर एक नई बात आ जाती है कि अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दिया था। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी गई। अब जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई? हरि विजय सूरी को। ठीक है, जगत गुरु की उपाधि दी गई किसे? हरि विजय सूरी को दी गई। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जीन चंद्र सूरी भी थे, ठीक है, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीन चंद्र सूरी थे, जिन्हें किसकी उपाधि दी गई? युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, यहाँ पर हमने 3 लोगों को देखा, ठीक है, जिन्हें उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। पहले थे मोहम्मद हुसैन, जिन्हें जरी कलम की उपाधि दी। हरि सूरी एक जैन साधु थे, उन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। और जीन चंद्र सूरी थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। तो ये भी एक याद करने वाला फैक्ट है कि अकबर का समकालीन कौन था?
तो रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। या रानी एलिजाबेथ की समकालीन कौन थी? अगर आपको ऑप्शन दे दिया, अकबर था, जहांगीर था, बाबर था, हुमायूं था, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि समकालीन कौन था? अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर का शासन था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय कौन था? अकबर था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 के बीच में था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। देखिए, यहाँ पर यह भी एक बात आ गई कि क्या हुआ था? अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख भी किया है। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। वह कौन सा अंग्रेज व्यापारी था जो फतेहपुर सिकरी पहुंचा था? तो वह कौन था? रॉल्फ फिंच था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में की थी। और क्यों की थी? कि उसका उद्देश्य था कि दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और वुल्जले हैग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। अब देखिए, यहाँ पर फिर एक महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया कि अकबर ने सुल्तान आदिल की और इमाम आदिल की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। कब धारण की थी? मजहर जारी करने के बाद की थी। और इस मजहर को क्या कहा गया था? अचूक आज्ञा पत्र कहा था। ठीक है, अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली और जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था। ठीक है, लैंड पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डी.आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों थे। तो इस प्रकार से हमने अकबर के विषय में जितनी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सभी को पढ़ा है। अब हम इससे संबंधित एमसीक्यूज लगाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? काबुल, लाहौर, सरहिंद और कालानौर। तो सही उत्तर क्या है? कालानौर वो स्थान था जहां पर अकबर को यह पता चला था कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और उसे राजगद्दी पर बैठाया गया था। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस समय अकबर कहाँ था? पंजाब में था। इस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन ए सही है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा।
राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी हमने पढ़ा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। लेकिन अकबर से सीधे ना होकर के क्या हुआ था? मान सिंह के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में क्या हुआ था? राणा की हार हुई थी और राणा क्या किए थे? राणा को अरावली के पर्वत पर शरण लेनी पड़ी थी। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ठीक है, तो उनके सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से कौन लड़ रहे थे? हकीम खान लड़ रहे थे। जबकि हमने देखा अकबर की ओर से कौन लड़ रहे थे? अकबर की ओर से जो लड़ रहे थे वो है मान सिंह। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। वह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। प्रश्न 5, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का कौन सा सेनापति था? ठीक है, तो कौन सा सेनापति था? हकीम सूर था। ठीक। प्रश्न 6, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि कौन था? हकीम खान सूर, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है आपको एक मैप, और मैप देखते ही समझ जाइए कि अभी तक तो थोड़ा सा मुश्किल है। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली IAS UPSC लेवल के एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो एक बार इसे देख लीजिएगा। इसमें आपको A और B दो क्षेत्रों के नाम दिए हैं और उसमें पूछा गया है कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये आप इसको एक बार स्वयं से देख लेंगे। ठीक है, मैं बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किया था वो कौन सा था? किससे किया था? हमने नोट्स में पढ़ा है, कछवाहों से किया था। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल, या जिन्हें भारमल भी कहा जाता है, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री, जिसे हरखा भाई या वहाँ उनका जो प्रचलित नाम था जोधाबाई, से करने की बात उन्होंने कही। और जोधाबाई का विवाह का जो विवाह है वो अकबर के साथ हो गया। अजमेर से लौटते समय सांभर ने उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो अभी हमने पढ़ा कौन से परिवार ने? कछवाहा ने। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न 10, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो आप सभी को पता है, मोइनुद्दीन चिश्ती, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं पहले। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सीकरी भी जाया करता था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था?
ठीक है। तो अकबर ने किसे मारा था? महामंगा का जो पुत्र था अधम खां, उसे अकबर ने मारा था। क्यों मारा था अकबर ने उसे? क्योंकि उसने जो अकबर का जो प्रधानमंत्री था अलग खां, उसकी हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। महाअनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अलग खां की हत्या कर दी थी। प्रश्न 12, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने स्वीकार की थी, नहीं की थी? मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। और बाद में क्या हुआ था कि जो महाराणा प्रताप का जो पुत्र था उसने क्या किया था? जहांगीर से संधि कर ली थी। ठीक है, तो पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1515 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और समर्पण नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? मारवाड़ के राव चंद्र सेन ने। तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राय चंद्रसेन ने भादरा जोड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने भी मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा कभी भी समर्पण नहीं किया। चलिए प्रश्न 13 तक हो गया। प्रश्न 14 में आते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। तो कहाँ की रानी थी? वह मंडला की रानी थी। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। 1564 में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासकों आसफ खां को गढ़कटंगा गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्ण शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला अर्थात वर्तमान जबलपुर जिले में के बीच युद्ध में वह पराजित हो गए। और क्या किया था उन्होंने? अपने आप को मार लिया था। मुगलों से नहीं मारी गई, उन्होंने क्या किया था? खुद को मार लिया था। प्रश्न 15, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? ठीक है, तो अबुल फजल की जो मृत्यु थी वो शहजादा सलीम के कारण हुई थी। पढ़ा था हमने अपने नोट्स में, आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। वह शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासन की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। तो देखिए अभी इसमें करीब करीब 75 से 80 MCQs हैं। तो मेरा ये मानना है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब हम यहीं पर अपने MCQs को ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो है उसमें हम बाकी के MCQs को पूरा कर लेंगे। तब तक आप अभी तक के जितने भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं सभी की क्लासेस को देखिए, सभी के नोट्स को पढ़िए और MCQs को लगाते रहिए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में और फिर वहाँ हम अकबर से रिलेटेड जितने MCQs हैं उसे पूरा करेंगे।